हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल से क्या क्या बनता है और सेल खुद किस चीज़ों से बना हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो ये है कि सेल होता क्या है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बना है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, उसको हम बोलते हैं सेल। दैट मीन्स एक सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है एंड देन वी एंड अप टू अ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शन करता है, अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भी कर सकता है। और वो ऑर्गेनिज्म जैसे उनके एग्जांपल क्या हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन है, ईस्ट है। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल्ड हैं, अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वेदर वो प्लांट्स हों या हम एनिमल्स हों, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इवन इतने कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब सारे सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। आइज में सेल्स अलग हैं, स्किन में अलग हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में अलग है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करें। ऑब्वियसली जब हमें कोई चीज़ देखनी है तो हमारे आई के सेल्स प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए। और सबका एक पर्टिकुलर टास्क है। ईयर सेल्स क्या करेंगे, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को कैच करेंगे कि हमें जो सुनना है उसमें हमारी हेल्प करेंगे। आई सेल्स में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर हमें एक पर्टिकुलर इमेज दिखाते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं ना, तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, अपना काम बांटना। सिंपल मतलब ये, अब घर में जब हम लोग सब रहते हैं तो एक जने का काम कुछ होता है, एक जने का काम कुछ होता है, सारा काम एक जने पे छोड़ देंगे तो वो काम होने में भी टाइम लगेगा, प्लस वो काम सही से होगा या नहीं होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक ही सेल है तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा, किसको काम बांटेंगे जब सेल ही एक है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक सिंगल सेल के थ्रू ही होता है। वहीं दूसरी ओर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और एक सिंगल सेल जो होगा ना वो या तो एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, थोड़ी बहुत कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा। तो उसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक ही बॉडी सेल को सारे काम करने देंगे तो वो पॉसिबल नहीं। इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हुआ कि कुछ सेल्स सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स होंगे जो लाइट को डिटेक्ट करेंगे, कुछ ऑडिटरी सिग्नल्स को डिटेक्ट करेंगे, कुछ स्मेल को करेंगे, कुछ स्किन पे जो सेल्स होते हैं वो कुछ टेम्परेचर को करेंगे। तो सब सेल्स अपना अपना काम करते हैं अलग अलग तरीके से। और रिप्रोडक्शन के लिए भी हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैमेट्स। ओके, तो दिस इज अबाउट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब most important level in organization of living world is cellular level. Cells are the basic unit of life. अब क्या होता है कि हमारी जो और लिविंग वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम डिवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को, उनका जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, सेल्यूलर लेवल। क्यों, क्योंकि नथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड लिविंग। मतलब आगे हम इस चैप्टर में जो सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के पास उससे कम कुछ भी है, वो सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम लिविंग बोलते ही नहीं। ओके, उसका एक एग्जांपल आता है वायरस। वायरस को हम एक लिविंग सेल नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की कोई मशीनरी ही नहीं है। वो तो होस्ट में जाता है, चाहे प्लांट्स में जाए चाहे हम एनिमल्स में आए, तो वो होस्ट की ही मशीनरी यूटिलाइज करता है, हमारी सेल्स को यूज़ करता है खुद रेप्लिकेट होने के लिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट
हुक ने, रॉबर्ट हुक जो है ना, वो स्टडी कर रहे थे कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? प्लांट की जो बार्क होती है ना, छाल जिसको बोलते हैं, वो ब्राउन कलर का, उससे एक सब्सटेंस, पहले क्या होता था, बॉटल को बंद करने के लिए, अब आजकल तो जो है वो टिन के वो आते हैं, वो बॉटल के ढक्कन, पहले जो है वो वुडन के होते थे, वुड के होते थे, तो वो कॉर्क, उसको कॉर्क बोलते थे। वो उस पर स्टडी कर रहे थे, तो उनको ना एक हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी। लेट मी मेक यू क्लियर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उनको पूरे उसमें दिखा, ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। अब ऐसी स्ट्रक्चर दिखी तो उनको थोड़ा सा हुआ कि भाई ये क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। तो उन्होंने बाद में जब और उस पर रिसर्च किया, तो उनको कौन से ईयर में, 1665 में, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि ये सेल्स हैं, इन ये जो बॉक्सेस हैं जो हमें दिख रहे हैं, उनको सेल्स बोला, जिसका मतलब था लिटिल रूम। ओके, तो ये तो था फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल। अब वन थिंग टू नोटिस हियर इज कि जो कॉर्क का सेल होता है ना, वो डेड सेल होता है। डेड सेल मतलब उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। अब ये तो था कि सेल की डिस्कवरी स्टार्टिंग में किस किस में हुई, कौन से सेल्स डिस्कवर हुए, डेड सेल डिस्कवर हुए। अब आफ्टर 1665, इन 1674 एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये डच के माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने अपने डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से फर्स्ट टाइम एक लिविंग सेल जो है वो आइडेंटिफाई किया। वो कब किया? 1678 में किया उन्होंने। फर्स्ट सेल 1674 में किया, और उसके बाद में 1678 में उन्होंने ह्यूमंस, डॉग्स, रैबिट, फ्रॉग, फिश और इंसेक्ट्स के स्पर्म सेल्स को डिस्कवर किया था अपने ओन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से। ओके, अब सेल तो एक हमने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, एक छोटे से स्ट्रक्चर को सेल बोल दिया। अब वो सेल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेल के अंदर जो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी होती है। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। किस में डिस्कवर किया था? उन्होंने न्यूक्लियस को प्लांट सेल्स में डिस्कवर किया था, और नेम भी उन्होंने दिया। ठीक है, अब एक सेल है से ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये हमने पोर्शन बना दिया न्यूक्लियस, लेट्स से न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो इतना ही है, पूरे सेल में न्यूक्लियस थोड़ी ना है। पूरे सेल में एक वाटरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। इस वाटरी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड मटेरियल होता है। तो जितना भी सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम लिविंग फ्लूइड बोलते हैं, लिविंग फ्लूइड। और उस लिविंग फ्लूइड का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। ये किसने डिस्कवर किया था? J.E. पुरकिंजीज ने 1839 में सेल के अंदर लिविंग फ्लूइड डिस्कवर किया। लिविंग फ्लूइड मतलब इसमें रिएक्शंस होती थी, कुछ स्ट्रक्चर्स बनती थी, कुछ टूटती थी। तो उस लिविंग फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आए 1866 में, हैकल ने बोला कि न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1866 में हैकल ने बोला न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ है जिससे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो ये तो था बेसिक आइडिया कि सेल किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट हमने पढ़ा कि डेड सेल डिस्कवर हुआ था जो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। और वो जो फर्स्ट 1674 में जो सेल डिस्कवर हुआ था वो यूजुअली वाटर सेल था, ओके। फिर 1678 में उन्होंने ह्यूमंस के, डॉग्स के, रैबिट्स, फ्रॉग और फिशेस के, इनके स्पर्म सेल्स को डिस्कवर किया। उसके बाद में
1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देन 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी J.E. पुरकिंजे ने की थी। देन 1866 में हैकल ने बोला था कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को स्टोर भी करके रखता है और जब वक्त आता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको दूसरी सेल्स में, दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेल थियोरी के बारे में। सेल थ्योरी हमें क्या बताएगी कि सेल कहाँ से बनते हैं, कैसे डिस्कवर हुए थे, वगैरह वगैरह। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि सेल थ्योरी दी किसने थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1838 दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिविजुअल डिस्कवर किया था। 1838 में एक साइंटिस्ट थे जैकब मैथ्यूस स्लेडिन और 1839 में एक साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान। ओके, ये दोनों अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग आइडिया दिया था और इन दोनों की जो बातें थी उनको सबको मिला के सेल थ्योरी का नाम दिया गया। तो हम देखते हैं इन्होंने बोला क्या था। 1838 में जैकब मैथ्यूस स्लेडिन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो भी प्लांट है ना, उनके अंदर सेल्स है। ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड वही नेक्स्ट ईयर 1839 में थियोडोर स्वान ने, जो एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स का बोला था, इन्होंने बोला दोनों ही, एनिमल्स भी, इवन प्लांट्स भी, दोनों सेल से मिलकर बने हैं। तो ये जो जॉइंट फाइंडिंग थी इनकी, इन्होंने एक बेस दिया सेल थियोरी को। अब खाली अभी तो इतना ही पता चला था कि ये जो प्लांट है और एनिमल बॉडी है ये सेल्स से बनती है। अब ये सेल्स कैसे आते हैं, नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, ये आइडिया दिया था 1855 में एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सेल थियोरी को एक फाइनल शेप दिया। कैसे? इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट एज इट इज़ ऐसा था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था all cell arises from pre-existing cell. Okay, let us remind it again. First स्लेडिन ने क्या बोला कि सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। श्वान ने बोला कि एनिमल्स भी और प्लांट्स भी दोनों सेल से बने। और रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि जितने भी सेल्स हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। उनका बेस, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो सेल थ्योरी में बताती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। हमने क्या पढ़ा पहले सेल थ्योरी का मेन, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सेल्स से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल्स में होती हैं। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग cells only. And last one is every organism starts its life as a single cell. क्या बोल रहा है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल को हम बोलते क्या है, उस सिंगल सेल को हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वायरसेस जो हैं वो क्या है, एक्सेप्शन है सेल थियोरी के। क्यों? क्योंकि इनको हम सेल बोलते ही नहीं है। वायरसेस आर नॉट सेल्स, ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बहुत कम है, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, एंड न्यूक्लियस नहीं है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग इवन। तो अब हम क्या देखते हैं कि वायरसेस तो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। तो ये थी सेल थ्योरी जो हमें ये बताती है कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आया है, ठीक है। अब सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, बेसिक सिमिलैरिटी among all cells of higher organism are as following। अब क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स है ना वो डिफरेंट होते हैं। इवन एक खुद ऑर्गेनिज्म में अगर हम अपने खुद की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो सारी सेल्स सेम नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं जो सभी सेल में एक जैसी होती है। वो बेसिक सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस, ये सभी सेल में होगा। ये बेसिक चीज़ें अगर सब में हैं तो उसको हम सेल बोलेंगे। तो अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि ये सब होता क्या है।
फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल कंटेन्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म. इट यूजुअली डिफरेंशिएट इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये क्या बोल रहा है कि किसी भी सेल का जो, कोई भी लिविंग सेल है उसका जो कंटेंट है अंदर का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है. प्रोटोप्लाज्म को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो, प्लस पूरे सेल के अंदर का, मतलब न्यूक्लियस हटाकर जो भी फ्लूइड होगा वो, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. मैंने अभी बताया भी था, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड फ्लूइड होगा जिसको हम यूजुअली न्यूक्लियस के नाम से ही बोलेंगे, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन्स की. जीन्स क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. कैसे? जब हम देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के काफ़ी आइडेंटिकल होते हैं. हम यूजुअली अपने लाइफ में बोलते हैं ना ऐसा कि हम मम्मी पे हैं, ये मम्मी पे है, ये पापा पे. तो इस पता कैसे चलता है, या जो वो सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं उनका बेस क्या है? वो कुछ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एंड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती है. मतलब पेरेंट्स गैमेट से ऑफस्प्रिंग सेल्स में जाएगी. ठीक है, ये जो जीन्स हैं जनरली किसके बने हुए होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स. ये जीन्स किससे बने हुए होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स. और कुछ टाइम पे आरएनए भी. कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये जीन्स किससे बने होते हैं? आरएनए से. उसका एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस जो है, यूजुअली वायरसेस में है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में होती है? आरएनए के फॉर्म में होती है. तो दिस इज एग्जांपल कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के फॉर्म में होती है, और हम ह्यूमंस में इट इज़ इन फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब ये हमारा बेसिक, अभी तक बेसिक ही चल रहा है. आगे हमें सेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. उससे पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया लेंगे कि सेल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सेल का शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, एंड ऑल. ओके, तो कंटिन्यूइंग विथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. अब एक ये डिफ्रेंशिएशन है क्योंकि सेल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो इनका मतलब क्या होता है? प्रो इज समथिंग प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक दैट इज प्रिमिटिव सेल. ओके, इस सेल का जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर, सिंगल क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं. और सेल डिवीजन किससे होता है? फिजन से या बडिंग से. इसमें कोई स्पेशलाइज माइटोसिस नहीं होता. इवन दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनका सेल का साइज थोड़ा सा लार्ज होता है. इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, contain more chromosome, nucleolus is present, membrane bound organelle is present. सेल डिवीजन किससे होता है? माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन से. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. क्रोमोसोम क्या होता है, और अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो सेल कैसे हुआ? देखो, न्यूक्लियस को हम यूजुअली डिफाइन कैसे करते हैं, लेट मी मेक इट क्लियर. मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, ठीक है, दिस इज सेल. ठीक है, अब एक सेल में अभी हमने बोला कि एक सेल क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कैसे करेगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए उसके पास कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में क्या होता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये क्या है? ये है जेनेटिक
इंफॉर्मेशन, जिसको हम जीन्स भी बोल सकते हैं। तो दिस इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से कैरी करे। ठीक है, ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब प्रोकैरियोट में बोला न्यूक्लियस ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है प्रोकैरियोट में? अब ये है साइटोप्लाज्म, ये डिफ्रेंशिएट किया ना, साइटोप्लाज्म अलग हो गया और ये न्यूक्लियोप्लाज्म अलग हो गया। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया किसने? न्यूक्लियस ने। अब इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, इसमें यहीं पे पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसे, और यही साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज जीन्स हम कह सकते हैं, और यही साइटोप्लाज्म है। तो कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, बट इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अलग करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज मेंट विथ न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपना अपना काम अलग अलग करती हैं। इवन सेल्स में हम बात कर रहे थे कि पूरी बॉडी जो है वो अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करती है, तो हम देखेंगे कि सेल्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सेल जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी एपेरेटस है। तो सेल बहुत छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। इवन उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अपना अपना अलग अलग वर्क परफॉर्म करती हैं। अब हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस को हम डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो यूजुअली प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस कैसे होगा? वी कैन सी हियर, अगर हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं, मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, अब ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगी जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, ऐसे ही कुछ हम देखते हैं तो डॉट 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 जैसे दिखते हैं, ये होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़फुल है। तो हम देखेंगे यूकैरियोट, अब प्रोकैरियोट्स में हमने कहा न्यूक्लियस ही नहीं है, तो ये तो खुद स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर है, तो जब न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में हम देखते हैं ऐसे सेल्स जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा उन सेल्स में न्यूक्लियोलस की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम एक चीज़ में डिफरेंस देखेंगे, दैट इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। एज सच न्यूक्लियोइड कोई टर्म हमारा इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस को हम पहले देखेंगे, दैट इज लार्जर इन साइज, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है, हमने अभी देखा। डीएनए कंटेंट इक्वल टू 2, इसका डीएनए कंटेंट डबल होता है यूजुअली, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के अंदर जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो आगे जाके क्रोमेटिन बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर्स हम आगे कवर करेंगे। एंड न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस से साइज में थोड़ा छोटा होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगी इसमें, हमने देखा न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये एज इट इज़ फ्रीली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, डीएनए कंटेंट भी सिंगल होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं, और इसका जो डीएनए है यूजुअली नेकेड है। नेकेड मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कंटेंट जो होता है, डीएनए कंटेंट या हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, वो किससे
कवर अप होता है डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड में कोई ऐसा सच मेम्ब्रेन नहीं होती। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर को हम पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? देखिए, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये बात हमें सबको ही पता है ना कि हमारी बॉडी के हर पार्ट का फंक्शन अलग अलग है और स्पेसिफाइड है। अभी हमें खाना खाना होता है तो हम हाथ ही उठाएंगे, पैर तो नहीं उठाते, है कि नहीं? तो डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब ये है कि हर पार्ट, हर ऑर्गेनली अपना अपना फंक्शन अपने अपने तरह से करते हैं। Each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelle performs a specific function. ये बोल रहा है कि एक सेल के अंदर है ना कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनलीज। ये सेल ऑर्गेनलीज क्या करती हैं? हर एक सेल ऑर्गेनलीज अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। Thus, a cell is able to live and perform its function because of these organelles. So, ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि एक सेल जो है वो अपना फंक्शन क्यों परफॉर्म कर सकती है? बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनलीज। अब हम ऑर्गन्स और ऑर्गेनलीज में डिफरेंस देखेंगे। अभी ऑर्गन्स क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, ठीक है। लार्ज साइज के होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे क्या है? ईयर है, आई है, ये हमें बाहर से भी दिख सकते हैं ना। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को हम कैसे बताएंगे? जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये भी ऑर्गन्स ही हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर है। ऑर्गन बनते कैसे हैं? टिश्यूज से बनते हैं। टिश्यूज सेल से, एंड सेल मेड अप ऑफ ऑर्गेनलीज। अब इसको समझने के लिए जरा इधर देख लो। देखिए, सेल है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन्स आगे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आगे बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यही बोल रहा है। और इसमें एक चीज़ और बोली कि सेल किससे बना है? ऑर्गेनलीज से। सेल बना है ऑर्गेनलीज से। ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू एंड वेरियस टिश्यू combine to form organ, organ combine to form organ system, and then a complete organism. Okay, ऑर्गन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अभी देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनलीज बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है। ये सारे इतने छोटे होते हैं कि इनसे क्या बनता है? एक सेल बना, एक सेल बना, ये उसका न्यूक्लियस। और टिश्यू क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे। लेट्स से ऑर्गन में हम क्या बनाएंगे? ऑर्गन में हम बनाते हैं स्टमक बनाए, ठीक है, ये एक ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन आपको पता है कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, तो वो ऑर्गन सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? वो ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब ये तो एक ऑर्गन सिस्टम बना, ये एक ऑर्गन सिस्टम बना। अब ये ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है। तो ये सारे सिस्टम मिलके फाइनली क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी। और सारे ऑर्गेनिज्म में यही होता है, ऑर्गेनलीज होती हैं, वो सेल्स बनाती हैं, सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज क्या होती हैं? ये सारी की सारी यूकेरियोटिक सेल्स में हमें मिल जाती हैं। स्मॉल साइज की होती है, मोस्टली इंटरनल। इंटरनल इसलिए क्योंकि हम सेल को ही नहीं देख सकते, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं उनको कैसे देखेंगे? इसलिए इंटरनल होती हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत ही छोटे साइज के हैं।
और ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट करके क्या बनाती हैं, सेल्स। जैसे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वैसे ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट करके सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा, टाइप ऑफ सेल पढ़ लिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप पढ़ लिया, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, सेल्स के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा, ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलीज। अब हम सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें सेल का शेप, साइज, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेल शेप। द शेप ऑफ सेल मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड विच डिटरमाइन बाय द फंक्शन ऑफ सेल। अब जो सेल का जो शेप होता है ना, वो फिक्स भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन कर रही है, वो किस फंक्शन में इन्वॉल्व है, वो कैसी दिखती है, या फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है। यूजुअली उसका फंक्शन जो है ना, कि वो क्या काम में आ रही है, वो मेन ये डिटरमाइन करेगा कि उसकी शेप कैसी होगी। जैसे एग्जांपल दिया है कि अमीबा, WBC और ल्यूकोसाइट्स, WBC या ल्यूकोसाइट्स एक ही बात है, ये इरेगुलर शेप की होती है, इनकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको फैगोसाइटोसिस करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू, पहले ये देख लो। और कुछ सेल्स हैं जैसे प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, जिसमें यूग्लिना, पैरामीशियम, इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है। अभी इसमें डिफरेंट शेप्स दिए हैं। पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल पॉली मीन्स बहुत सारे, हेड्रल मतलब साइड्स हो गया, तो 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। कुछ स्फेरिकल होती है, जिससे बहुत सारे एनिमल्स के एग सेल्स वो स्फेरिकल होते हैं। स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारी, स्मूथ मसल्स मतलब ऐसी मसल जिनको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है, उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल। नर्व सेल कैसी होती है, इलोंगेटेड, बहुत लंबी सी। पिगमेंट सेल्स जो होती हैं स्किन की, वो ब्रांच्ड होती हैं, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। इरिथ्रोसाइट कैसी होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स कैसी होती है, डिस्कॉइडल। लेट मी मेक यू क्लियर। देखो, अमीबा और WBC, इनकी जो शेप होती है ना, वो ऐसी होती है, इरेगुलर, कोई शेप ही नहीं है। ये शेप कैसी है, इरेगुलर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, लेट्स से हम WBC की बात करते हैं। ठीक है, WBC का फंक्शन होता है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो हमें उस फॉरेन पार्टिकल से ये प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, लेट्स से ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल है और ये WBC है, तो ये WBC क्या अपना शेप चेंज कर लेती है। कैसे, ऐसा, इसकी चारों तरफ ऐसी कवरिंग बनाती है। ठीक है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स होता है, फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बनाती हैं एंड अल्टीमेटली क्या करती हैं, उसको इनगल्फ कर लेती हैं, ऐसा करके उसको इनगल्फ कर देती हैं और बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है कि इसे फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करना है, तो इसका स्ट्रक्चर उस बेसिस पे होगा। अब हमारे बॉडी की जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्पिंडल शेप, दोनों तरफ से टेपरिंग है। ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहती। फिर हमने देखा था एग सेल्स, एग सेल्स कैसी होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नर्व सेल्स की अब हम बात करते हैं। नर्व सेल्स कैसी होती है, नर्व सेल ऐसी होती है, बहुत लंबी लंबी होती हैं, हमारी पूरी बॉडी में होती हैं। तो ये हो गई इलोंगेटेड सेल्स। सारी अब नर्व सेल्स का क्या फंक्शन होता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कंडक्शन करना, नर्व का इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइज के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस, सॉरी, ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब साइज के बारे में। अब साइज का क्या है, ये होती है माइक्रोस्कोपिक।
ठीक है, हम यूजुअली नेकेड आई से नहीं देख सकते, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ही होती है। हाँ, जैसे ये तो नेकेड हो गई। अब जैसे ऑस्ट्रिच एग है या बर्ड्स के जो एग है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी ऐसा नहीं होता कि एकदम ही वो सेल डिविजन उनमें स्टार्ट हो चुका होता है, वो एक सिंगल सेल नहीं है, बट हाँ वो सेल्स हैं तो उनको हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सेल की बात करें कि एक सिंगल सेल को अगर हमें देखना हो तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 मीटर का 1/10⁶ पार्ट, ठीक है। 1 मीटर को मतलब 10⁶ टाइम डिवाइड कर दो ना, उसको डिवाइड कर दो, उतना छोटा होता है। और यूकैरियोटिक का थोड़ा सा बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? माइटोप्लाज्मा, जो कि एक प्रोकैरियोट है, उसकी साइज कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर के अराउंड। और लार्जेस्ट एनिमल सेल किसकी होगी? लार्जेस्ट सेल किसकी है? ऑस्ट्रिच एग, जो कि हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। एग सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के, और सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स के, और ये ऑस्ट्रिच है बर्ड्स के, ये विजिबल होते हैं, ठीक है। सबके नहीं होते, इनके होते हैं, हमारे नहीं होते। और स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। तो ये बेसिक सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी सेल्स की। अब मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, जिसमें हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, साइटोप्लाज्म पढ़ना है, प्लस उनके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सारे के सारे सेल्स में 3 मेजर फंक्शनल रीजन होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अनएक्सेप्शनली सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। लेकिन प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सिर्फ प्लांट सेल्स में नहीं, ये जो बैक्टीरियल सेल्स है या फंजाई है उसमें भी प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल। और न्यूक्लियस सेकेंड इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हमें डिटेल में स्टडी करना है। एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन किस करेंगे? यूजुअली हम देखते हैं कि एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल होता नहीं है, सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग है प्लांट सेल्स में या बैक्टीरियल सेल्स में भी। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, इनसाइड इट लाइज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है? बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज, इंक्लूजन्स बॉडी, या हम बोल सकते हैं कुछ वैक्यूल्स होते हैं, कुछ स्टोरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में ये जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल मतलब अब प्लांट है तो उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि जैसे हम हैं या बाकी एनिमल्स हैं, उनके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम एक्सक्रीट आउट कर सकें। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट के पास एक बहुत बड़ी वैकेंट स्पेस होती है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। इस वैक्यूल में जितना भी वेस्ट या एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस है जो नहीं नीडेड है अभी, वो सारा का सारा सब्सटेंस यहाँ जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसको बोला जाता है सेल सैप, उसको बोला जाता है सेल सैप। और उस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। नाउ
वी विल टॉक अबाउट दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स। ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट का मेन जो वर्क है दैट इज फूड प्रोडक्शन, एंड फूड प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। देन प्लांट सेल्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी सिंथेसिस। प्लांट्स को भी एनर्जी तो चाहिए ना, जैसे हमें चाहिए, हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है एटीपी सिंथेसिस। ठीक है। देन दिस इज माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। कुछ फाइबर्स, कुछ ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। ठीक। देन इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. This is basic structure. This is plasma membrane and outside plasma membrane is cell wall. अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ेंगे, क्रोमेटिन भी पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर के या आगे सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये वाले नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।